गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं आपका अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल पर। मित्रों, आज आपकी जो क्लास है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। अभी तक हमने जो है आपको धर्म पढ़ाने की कोशिश किया और आपने पिछली क्लासों में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव और वैष्णव ये चार धर्मों का आपने अध्ययन किया है। अब आपकी पॉलिटिकल हिस्ट्री एंशिएंट हिस्ट्री में स्टार्ट हो रही है। यहाँ से आप राजनीतिक इतिहास देखिएगा। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजनीतिक इतिहास यानी पॉलिटिकल हिस्ट्री आप जब भी पढ़ें तो उसके सेंटर पॉइंट में आप मगध के डेवलपमेंट को रखकर पढ़िए। ठीक है, आप सिर्फ केंद्र बिंदु में किसको रखिए? मगध को। यानी आप देखिएगा प्राचीन इतिहास में मैक्सिमम राजवंशों ने मगध को राजधानी बनाकर ही राजनीति किया है। और आपको सिर्फ ये देखना है कि किस राजा ने या किस वंश ने किस तरह से मगध के लिए क्या पॉलिटिकल, क्या राजनीतिक योगदान दिया, यानी किसने मगध की सीमा को कितना क्या किया, विस्तारित किया। आपको सिर्फ मगध को ध्यान में रखना है। यानी कहने का मतलब है कि जैसे किसी पिक्चर का एक की पॉइंट होता है, एक नाम होता है और पूरी पिक्चर उसी नाम के, उसी विषय के इर्द गिर्द घूमती है, तो आप भी उसी तरह इतिहास को समझिए। इतिहास को एक स्टोरी की तरह, एक कहानी की तरह समझने की कोशिश करिए। आप मगध को सेंटर पॉइंट में रख लीजिए। मान लीजिए पिक्चर आप देखने जा रहे हैं और मगध पिक्चर का नाम है। आप सिर्फ ये देखना है कि किस राजा ने, किस एक्टर ने मगध के लिए कितना बड़ा योगदान अपने जीवन में दिया है। तो यहां से हम राजनीतिक इतिहास को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो जितने भी हमारे प्रिय अजीज मित्र या छात्र हैं वो सभी लोग तुरंत लाइव क्लास से जुड़े और मुझे उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लास को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि मेरा जो मानना है कि राजनीतिक इतिहास जो है सभी बच्चों को अच्छा लगता है और सबको इस क्लास से जुड़ना भी चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग जुड़ें क्लास से। और हम स्टार्ट करते हैं क्लास को जो है। बहुत से बच्चों, कम से कम मैक्सिमम लाइव करिए क्लास को, अपने फ्रेंड्स को आप जोड़ने की कोशिश करिए और बहुत मजा आएगा पढ़ने में। ठीक है, हम पूरा ये दावा करते हैं कि आपका राजनीतिक इतिहास पूरी तरह एकदम क्लियर होगा, आपके दिमाग में होगा। बस कोशिश करिए आप मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग जो है क्लास से जुड़े। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं बच्चों, हमने कहा कि मगध को आप सेंटर में रखिए, मगध को आप केंद्र में रखिए। ठीक है, देखिए हमने कहा कि मगध को सेंटर पॉइंट में रखिए। अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा समझिए। आपने राजनीतिक इतिहास में 16 महाजनपद पढ़ा था, 16 महाजनपद पढ़ा। ठीक है, और इन 16 महाजनपदों में आपने देखा कि अन्य महाजनपदों से आपका मगध महाजनपद क्या था? श्रेष्ठ निकला। और यह अपना राजनीतिक विकास जो है अन्य महाजनपदों से कई गुना अधिक किया, जिसकी वजह से मगध जो है राजनीति का केंद्र बना। तो हमने 16 महाजनपद में आपको बताया था कि मगध जो है वह गंगा घाटी में मध्य बिहार में पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहा मगध। और आपने देखा था कि अंग महाजनपद सबसे पूर्व का महाजनपद था, यहां अवंती महाजनपद हुआ करता था और बाद में यहीं पर है महाजनपद हो जाएगा। ठीक है, यहां पर मगध के पश्चिम आप देखे थे काशी महाजनपद था, उत्तर प्रदेश में गंगा के किनारे काशी था। काशी से यानी वाराणसी से थोड़ा सा उत्तर जाइए, इलाहाबाद प्रयागराज में कौशाम्बी, यानी यहां पर कौशाम्बी महाजनपद था। ये आपका कौशाम्बी महाजनपद था। ठीक, तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर आपका कुरु महाजनपद था। कुरु महाजनपद आपका मेरठ, थानेश्वर, दिल्ली वाला क्षेत्र। राजस्थान में मत्स्य महाजनपद है। ठीक, ये आपके महाजनपद है। इधर तराई में आपका कौशल महाजनपद है, कौशल है, उसके नीचे पांचाल है, फिर वज्जी है। चलिए, हमसे वहां पर बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपके दिमाग में यह डालना चाहता हूं कि आपने जब मगध का उत्कर्ष पढ़ा था तो वहां पर हमने बताया था कि मगध के उत्कर्ष में बहुत सारी ऐसी कंडीशन थी जिन्होंने अपनी बड़ी महती भूमिका अदा किया था। जैसे
मगध की भौगोलिक स्थिति का बेहतर होना, ठीक, मगध का ऐसे क्षेत्र में स्थित होना जहां पर प्रोडक्टिव बेल्ट था, उपजाऊ क्षेत्र था, मगध का नदियों से घिरा होना, ठीक, मगध पर वैदिक संस्कृति का प्रसार न होना, ठीक, मगध का धार्मिक सहिष्णु होना, ये ऐसे कारण थे जिन्होंने मगध के उत्कर्ष में अपना अहम योगदान यानी अपनी बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा किया था। लेकिन सबसे बड़ी भूमिका जो थी वो मगध के शासकों की थी। सबसे बड़ी भूमिका बच्चों किसकी थी? मगध के शासकों की थी, ठीक है, मगध के शासकों की थी। अब देखिए, कहा जाता है इन मगध के शासकों का योगदान जब आपने पढ़ा, जब हमने वहां पर बताया था कि भाई मगध का उत्कर्ष का मतलब है कि मगध ने अन्य महाजनपदों से कैसे अपनी श्रेष्ठता को स्थापित किया, यानी अन्य महाजनपदों से किस तरह अपने को श्रेष्ठ किया। तो वहां पर हमने कई कारण आपको बताए थे और बहुत डिटेल में हमने इसको पढ़ाया है। और जो बच्चा ना पढ़ा हो वो जाके महाजनपद काल को पढ़ सकता है, ठीक है। महाजनपद काल को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर हमने एक टॉपिक पढ़ाया है मगध का उत्कर्ष, और उसमें हमने डिटेल से चर्चा किया है। वहां पर हमने बताया कि मगध के उत्कर्ष का कारण भौगोलिक कारण था, ठीक, नदियों से घिरा होना, नदियों से घिरा होना, ठीक है, और दूसरा वैदिक संस्कृति का यहां पर प्रसार न होना, वैदिक संस्कृति का प्रसार न होना, वैदिक संस्कृति का प्रसार न होना। ये किस तरह से, अब देखिए यहां मैं डिफाइन नहीं करूंगा, ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पिछली क्लास को सर्च करिए और वहां पर चैनल पर जाकर आप वहां से उस क्लास को पढ़िए। और अब अगर आपको पॉलिटिकल हिस्ट्री अच्छे तरीके से समझना है तो मेरा रिक्वेस्ट है बच्चों आप लोगों से कि आप चैनल में जाकर वहां पर सर्च करिए अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी, और वहां पर मेरी 2 क्लास महाजनपद काल और मगध का उत्कर्ष, ये 2 क्लासें आप जरूर पढ़िए, ठीक है। क्योंकि जब तक आप इन 2 क्लासों को नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको यह राजनीतिक इतिहास समझ में नहीं आएगा। अब आप मुझसे यहां उम्मीद करो कि मैं फिर से इसको डिफाइन करूं तो ये बहुत लेंदी क्लास हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा सा लिंकअप करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको चीजें समझ में आए, जो नए जुड़े हैं या पुराने जुड़े हैं उन सबको चीजें समझ में आए, ठीक है। तो यहां पर मैं सिर्फ यह समझाना चाह रहा हूं कि आखिर मगध ने अपना विकास अन्य महाजनपदों से ज्यादा कैसे किया। तो उसका सबसे बड़ा कारण हमने महाजनपद काल में पढ़ाया था कि भौगोलिक स्थिति मगध के अन्य महाजनपदों से बेहतर थी। तो क्या क्या लाभ इसके हुए मगध को अन्य महाजनपदों की कंपैरेटिवली, यानी अन्य महाजनपदों की तुलना में भौगोलिक कंडीशन का मगध को क्या क्या प्रॉफिट हुआ था, वह वहां पर जाकर आप समझ सकते हैं। नदियों से घिरे होने का लाभ मगध को किस तरह मिला, भाई गंडक, सोन और आपके गंगा से मगध क्या है, घिरा हुआ है, उसका भी प्रॉफिट उसको मिला। वैदिक संस्कृति का मगध पर प्रसार न होना यह भी मगध के विकास में कारण बना, तो कैसे, ठीक। और सबसे बड़ा जो योगदान रहा वह यहां के राजवंशों का रहा। यानी कहा जाता है कि कोई पिता भले ही करोड़पति हो, अगर नालायक संतान को उसने जन्म दे दिया, यानी कुपुत्र अगर उसने पैदा कर दिया, तो कितना भी बड़ा उसका घराना कुल हो, कितना भी संपन्न उसका परिवार हो, उसका नष्ट होना क्या होता है, निश्चित होता है। लेकिन अगर सुपुत्र पैदा हुआ, यानी योग्य पुत्र को उसने जन्म दिया है, तो वह कहते ना कि रंक से राजा बनाने में पीछे नहीं हटता है। तो गुदड़ी के लाल जो अगर पैदा हुए तो वो मगध में ही पैदा हुए। गुदड़ी के लाल लाल बहादुर शास्त्री को कहा जाता है कि यहां पर जो राजा जन्म लिए उन्होंने अपने योगदान से, अपने राजनीतिक नेतृत्व से, अपनी नेतृत्व क्षमता से उन्होंने मगध को अन्य महाजनपदों से क्या किया, बेहतर बनाया। तो कैसे, अब वही हमको पढ़ना है। तो मगध में राजवंशों का इतिहास बच्चों हमें पढ़ना है। तो आपने देखा था मगध में पहला राजवंश कौन था, हर्यक वंश। कौन सा वंश, हर्यक वंश, ठीक। और हर्यक वंश हम पढ़ा चुके हैं। और हर्यक वंश में हमने 3 राजाओं के बारे में आपको बताया था, बिंबसार, अजातशत्रु और तीसरा उदयन। बिंबसार, अजातशत्रु और उदयन, ये 3 राजा की चर्चा हमने किया था, 3 राजाओं की चर्चा किया था बच्चों। अब देखिए आज का जो टॉपिक है वो नंदवंश है। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, नंदवंश है। अब देखिए हर्यक वंश के बाद
हर्यक वंश के बाद क्या सीधे नंद वंश आता है? नहीं, हर्यक वंश के बाद सीधे नंद वंश नहीं है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश है। कौन सा वंश है? शिशुनाग वंश है। हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश है और शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश है। यानी मगध की सत्ता सबसे पहले किसके हाथ में आई? हर्यक वंश के आई, फिर शिशुनाग वंश के आई, फिर नंद वंश के आई। और हम पढ़ने चल रहे हैं किसको? नंद वंश को। इसका मतलब है कि अगर हमने शिशुनाग वंश के बारे में आपको जरा सा भी चर्चा नहीं किया तो आपको कंफ्यूजन होगा ही होगा, जो उन बच्चों को, जो नए बच्चे हैं, जो कभी इतिहास से जुड़े नहीं रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मुझे कम से कम शिशुनाग वंश के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के सामने करनी चाहिए। हालांकि मैंने इसको थंबनेल में या क्लास में वहां पे मैंने शो नहीं किया है, लेकिन मैं आपको यहां पर इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। तो सिर्फ मैंने कहा कि आप मगध को केंद्र बिंदु में रखिए कि भाई हर्यक वंश के राजाओं ने मगध का विस्तार कहां तक किया था। तो चलिए देखते हैं। हर्यक वंश के राजा बिंबसार ने अंग को जीत लिया था, काशी को जीत लिया था, ऊपर में यहां वज्जी संघ था, उससे बेहतर संबंध बना लिया था। अवंती के राजा चंद्रप्रदोत से भी बेहतर संबंध बना लिया था। यानी हर्यक वंश के राजा ने कहीं न कहीं मगध का विस्तार जो है वो पूरब में बंगाल तक कर दिया और पश्चिम में काशी तक कर दिया और उत्तर में तराई भाग तक कर दिया था। लेकिन अवंती को जीता नहीं था, अवंती से बेहतर संबंध बनाया था राजा बिंबसार ने। क्योंकि आपको याद होगा महाजनपद काल में अवंती के राजा हुआ करते थे चंद्रप्रदोत। तो कहा जाता है इस राजा ने दुश्मन होने के बावजूद भी अपने वैद्य जीवक को भेजकर अवंती के राजा चंद्रप्रदोत के पीलिया रोग का इलाज कराया था। यह भी राजनीतिक इतिहास में कहीं न कहीं कूटनीति का एक अंग होता है कि दुश्मन को भी दवा अगर आप बांट रहे हो तो यह भी राजनीति का एक बहुत बड़ा क्या है? रहस्य है। यहां पर वही काम किया था बिंबसार ने। तो कहते हैं कि जीता भले नहीं अवंती को उसने, लेकिन बेहतर संबंध अवंती से मगध ने बनाए रखा था। क्योंकि हर्यक वंश के समय मगध का कट्टर प्रतिद्वंदी अगर कोई था तो अवंती था, और इस समय अवंती योग्य राजवंशों में गिना जाता था, योग्य महाजनपद था। इसलिए अवंती से दुश्मनी मगध ने नहीं लिया। उसके बाद जब अजातशत्रु आया, जो पुत्र था इसका, किसका? बिंबसार का, तो उसने भी अवंती को नहीं जीता। कहा जाता अजातशत्रु भी अवंती से बचने के लिए अपनी राजधानी में क्या किया था? किलेबंदी कर लिया था, दुर्गीकरण कर दिया था। किसका? पाटलिपुत्रा का, जो राजधानी थी। तो मने अवंती से अजातशत्रु भी मुकाबला नहीं किया, यानी अवंती स्वतंत्र अस्तित्व में बना रहा। तो अब देखिए, कहा जाता है जब शिशुनाग वंश आएगा तो शिशुनाग वंश जो है मगध की सीमा को दक्षिण में मालवा तक यानी अवंती को क्या करेगा? ले बीतेगा। अवंती समाप्त हो जाएगा बच्चों। यानी शिशुनाग वंश जो है मगध की सीमा यहां तक लाएगा और नंद वंश जब आएगा तो मगध की सीमा को कलिंग तक खींचेगा और कहेगा कि मैं पहला चक्रवर्ती सम्राट हूं। इसलिए क्योंकि नंद वंश पहला राजवंश है जिसने समस्त उत्तर भारत को और दक्षिण भारत को भी क्या किया? जीता। इसके पहले कोई राजवंश मगध में पैदा नहीं हुआ था जिसने दक्षिण तक अपना विस्तार किया हो। इसीलिए नंद वंश के राजा महापद्य नंद को एकराट कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट था सबसे पहला, और चक्रवर्ती सम्राट बच्चों उसी को कहा जाता है जो चारों दिशाओं पर अपना अधिकार करे। तो जब हम आपको नंदवंश पढ़ाएंगे तो वहां आपको दिखाएंगे कि ऐतरेय ब्राह्मण में जिस चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना को बताया गया है, ऐसी संकल्पना को धारण करने वाला पहला भारतीय इतिहास का राजा कौन है? नंद है। जो कौन थे? शूद्र थे बच्चों। तो काबिलियत जो है जात विशेष नहीं होती, जन्मजात नहीं होती, वह कर्मों से आती है। तो नंद वंश ने यह चीज करके दिखाया था कि साम्राज्य का निर्माण जो है किस तरीके से किया जाता है। तो थोड़ा सा पहले हम शिशुनाग वंश की चर्चा करते हैं, फिर जो है आपके नंद वंश की चर्चा करते हैं। तो सभी बच्चे आप जो है अपनी क्लास के लाइव संख्या थोड़ा सा बढ़ाइए। आप ज्यादा से ज्यादा होंगे तो आज थोड़ा सा मैं अपने आप को एनर्जेटिक महसूस कर रहा हूं क्योंकि गर्मी के टेम्परेचर को हमने कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, तो आज गर्मी ना होने की वजह से थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम चर्चा करेंगे किसकी? शिशुनाग वंश की। थोड़ी सी चर्चा शिशुनाग वंश की कर लेते हैं। अब आपसे उम्मीद है कि आप जो बच्चे नए बच्चे हैं वो पिछली आप चैनल पे जाइए, अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी, वहां पर जो है आप क्या करिए? सर्च करके हमारी जो पिछली क्लास है महाजनपद काल
और मगध का उत्कर्ष, हर्यक वंश, वो 2-3 क्लासें आप पढ़ के फिर आप यहां से आइए, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है शिशुनाग वंश जो है बहुत छोटा सा कार्यकाल रहा। इनका कार्यकाल जो है 412 से 344 तक रहा। 412 से 344 बीसी में चलिएगा, बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। अब देखिए, कहा जाता है कि इस वंश का संस्थापक कौन है? संस्थापक है शिशुनाग। संस्थापक है शिशुनाग। इसका संस्थापक कौन है? शिशुनाग, ठीक है। देखिए, संस्थापक शिशुनाग है, जिसे नाग वंश का बताया गया है। किस वंश का बताया गया है? नाग वंश का बताया गया है। देखिए बच्चों, कहते हैं शिशुनाग के जन्म को लेकर और जाति को लेकर थोड़ा सा विवाद है। पुराणों में इसे क्षत्रिय कहा गया है। पुराणों में इसे क्या कहा गया है? क्षत्रिय कहा गया है, यानी पुराणों में इसे क्षत्रिय कुल का बताया गया है, ठीक है। और जैन ग्रंथों में इसे कहा जाता है कि जैन ग्रंथों में लिच्छवी के राजा की वेश्या से उत्पन्न बताया गया है। लिच्छवी के राजा की वेश्या से उत्पन्न बताया गया है। यह ध्यान दीजिएगा, लिच्छवी के राजा की वेश्या से उत्पन्न बताया गया। देखिए, प्राचीन इतिहास में एक चीज आपको जरूर पॉइंट करिएगा कि जो स्टेटमेंट मैं दे रहा हूं वह स्टेटमेंट कहां से है, यानी किन ग्रंथों में ये बातें कही गई हैं, ठीक है। जैन ग्रंथों में कि बौद्ध ग्रंथों में कि पुराणों में। जैसे हमने अभी कहा कि क्षत्रिय इसे किस ग्रंथ ने माना है? पुराणों ने माना है। लिच्छवी के राजा की वेश्या से उत्पन्न इसे बताया, किसने बताया? जैन नहीं, बौद्ध है ये बौद्ध साहित्य बच्चों। कौन सा साहित्य है ये? बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में इसे लिच्छवी के राजा वेश्या से उत्पन्न बताया गया है, ठीक है। कहा जाता है कि शिशुनाग जो है, शिशुनाग हर्यक वंश में किस पद पर था? अमात्य के पद पर था। किस पद पर था? अमात्य के पद पर था। और अमात्य के पद पर होने के साथ साथ काशी जनपद का गवर्नर भी था। काशी का ये क्या था? गवर्नर भी था। काशी का गवर्नर था। लेकिन कहा जाता है कि हर्यक वंश में अंतिम राजा कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक। कहते हैं कि नागदशक के समय तक आते आते हर्यक वंश बेहद क्या हो गया? कमजोर हो गया। और उस कमजोरी का फायदा कहीं न कहीं शिशुनाग ने क्या किया? उठाया। तो कहते हैं उस कमजोरी का फायदा उठाकर शिशुनाग ने उसकी हत्या करके एक नए वंश की नींव डाला, जिसे क्या कहा गया? शिशुनाग वंश। एक नए वंश की नींव डाला, जिसे क्या कहा गया? शिशुनाग वंश। तो यानी शिशुनाग वंश किस वंश के बाद आया? हर्यक वंश के बाद आया। तो शिशुनाग ने जिस वंश की नींव डाला उसे क्या कहा गया? शिशुनाग वंश कहा गया, यानी इसी के नाम से यह वंश जाना गया। तो शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग के द्वारा की गई। तो अब हम देखते हैं कि इसकी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही। देखिए, कहा जाता है शिशुनाग के समय राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र ही राजधानी हर्यक वंश के समय भी थी। जब हर्यक वंश था उस समय भी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्रा थी। लेकिन इन्होंने पाटलिपुत्रा के साथ साथ वैशाली को भी क्या किया? वैशाली को भी इन्होंने राजधानी बनाया, ठीक है। और वैशाली को राजधानी इन्होंने इसलिए बनाया था ताकि तराई क्षेत्र पर इनका क्या हो सके? अधिकार हो सके। और तराई क्षेत्र पर अधिकार होने का मतलब था कि इनको आर्थिक लाभ, और वह लाभ दोनों तरीके से था, व्यापारिक और माने उत्पादन के आधार पर भी और व्यापार के आधार पर भी। तो वैशाली और पाटलिपुत्र दोनों को राजधानी बनाए रखा कौन? शिशुनाग। लेकिन कहा जाता है कि शासन के अंतिम चरण में पाटलिपुत्र को हटाकर इसने मुख्य रूप से राजधानी किसको बना दिया? वैशाली को बना दिया।
मुख्य राजधानी किसको बना दिया? वैशाली को। यानी अब राजधानी कौन बन गई? वैशाली बन गई। यानी ये बात आप ध्यान रखिएगा। और पूछा भी जाता है कि वैशाली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया था? तो वैशाली को सबसे पहले राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? शिशुनाग। वैशाली को सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? शिशुनाग ने। अब देखिए, ये तो राजधानी परिवर्तन रहा, लेकिन अगर हम राजनीतिक योग्यता के तौर पर बात करें कि इनकी राजनीतिक उपलब्धि क्या रही, तो अब देखिए, शिशुनाग वंश में राजा शिशुनाग ने अवंती को और वत्स को, इन दोनों को क्या किया? जीत लिया। अवंती और वत्स को क्या किया? जीत लिया। यानी मगध की जो सीमा पूरब में बंगाल तक थी, उत्तर में कहीं न कहीं तराई क्षेत्र तक था और दक्षिण में बिंद के नीचे नहीं थी, वह अवंती और वत्स के जीते जाने से कहीं न कहीं अब मगध का जो राज्य विस्तार था वह मालवा क्षेत्र तक क्या हो गया? विस्तारित हो गया। यानी कहने का तात्पर्य है कि शिशुनाग वंश ने जो राजनीतिक योगदान दिया वह यह रहा कि मगध की सीमा पहली बार मालवा क्षेत्र तक क्या हुई? विस्तारित हुई। ठीक है, तो ये योगदान रहा किसका? आपके शिशुनाग का। लेकिन कहा जाता है शिशुनाग वंश में कितने राजाओं ने शासन किया, इसको लेकर बड़ा क्या है? कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन इसलिए है क्योंकि इसके बाद जिस राजा का उल्लेख आता है वह है कालाशोक, और कालाशोक एकमात्र राजा है शिशुनाग के बाद जिसके विषय में हमें कहीं न कहीं जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कालाशोक के पुत्रों ने जो शासन किया उनका राजनैतिक इतिहास क्या है? संदिग्ध है। उनकी ऐतिहासिकता संदिग्ध है, उनके बारे में हमें कोई स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन कालाशोक के विषय में जानकारी मिलती है, और कालाशोक शिशुनाग के बाद क्या होता है? राजा बनता है। और कालाशोक के विषय में कहा जाता है कि कालाशोक का जो सबसे अहम योगदान रहा वह द्वितीय बौद्ध संगीति को लेकर रहा। तो 394 ईस्वी में शिशुनाग की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और शिशुनाग के मरने के बाद कालाशोक क्या है? शासक बनता है। तो चलिए देखते हैं कि कालाशोक ने क्या उपलब्धि अर्जित किया। हमने आपको बार बार कहा कि आप मगध को ध्यान में रखिएगा कि किस शासक ने मगध को क्या दिया? कालाशोक। इसे काकवर्ण भी कहते हैं। कालाशोक, इसे काकवर्ण भी कहा जाता है। देखिए, कहते हैं 394 ईस्वी में यह शासक बना। 394 ईस्वी में शासक बनता है। बीसी 394 बीसी में शासक बना। कालाशोक की जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही वह उपलब्धि ये रही कि इन्होंने वैशाली से राजधानी को पुनः क्या किया? स्थानांतरित किया, और वैशाली से राजधानी लाकर बना दिया क्या? पाटलिपुत्र। यानी इन्होंने राजधानी स्थानांतरित करके कहां ले आया? वैशाली से पाटलिपुत्र। यानी पुनः राजधानी को किसके नाम कर दिया? पाटलिपुत्रा के नाम कर दिया। यानी राजनीति के मध्य में फिर से क्या हो गया? पाटलिपुत्र हो गया। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कालाशोक की जो दूसरी उपलब्धि रही वह कहीं न कहीं राजनैतिक न होकर सांस्कृतिक है। इनकी राजनैतिक उपलब्धि कोई नहीं रही। ये मगध की सीमा में 1 इंच भी विस्तार नहीं कर सके हैं। लेकिन हाँ, इनका जो योगदान रहा वह सांस्कृतिक योगदान रहा, क्योंकि इन्हीं के समय द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन होता है, और यह संगीत आप जानते हैं 383 बीसी में हुई थी। यह संगीत कब हुई थी बच्चों? 383 बीसी में यह संगीत का आयोजन किया गया था, और यहाँ के अध्यक्ष साबक मीर थे द्वितीय बौद्ध संगीति के। कहा जाता है इसी बौद्ध संगीति में आपका यह बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित हो गया था, स्थविरवाद और महासंघिक। स्थविरवाद और महासंघिक, इन 2 भागों में विभाजित हो गया था। स्थविरवादी वो लोग थे जो महात्मा बुद्ध के कठोर नियमों में विश्वास रखते थे। यानी बुद्ध ने बौद्ध संघ के जो कठोरतम नियम प्रतिपादित किए थे उनमें विश्वास करने वालों को स्थविरवादी कहा जाता है, और जो उदारता पूर्वक उदार नियमों में विश्वास रखते थे वो महासंघिक कहलाते थे। इसी महासंघिक से आगे महायान संप्रदाय का विकास होगा। चतुर्थ बौद्ध संगीति में महायान संप्रदाय का विकास हुआ, और यहां पर
स्थविरवादियों से हीनयानी संप्रदाय का विकास होगा चतुर्थ बौद्ध संगीति में। तो ये योगदान रहा कालाशोक का। इसके बाद कहा जाता है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे और इन 10 पुत्रों ने आगे शासन किया, लेकिन कोई भी स्पष्ट इतिहास इनका नजर नहीं आता है। और कहा जाता है कि इन्हीं में से इनके ही प्रशासन में शामिल था कौन? महापद्यनंद। महापद्यनंद के विषय में कहा गया है, जैसे इनके 10 पुत्रों की जो संख्या है ये बौद्ध ग्रंथ महाबोधिवंश में है। इनके 10 पुत्रों की जो संख्या है ये महाबोधिवंश में बताई गई है। और इस वंश का अंतिम शासक जो है वो नंदिवर्धन है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदिवर्धन। और नंदिवर्धन के बाद सत्ता में कौन आया? महापद्यनंद, जो नंद वंश की स्थापना करता है। ठीक है, तो अंतिम शासक कौन है? नंदिवर्धन। यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। कहा जाता है कि हर्षचरित की एक रचना है बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। और आप जानते हैं कि बाणभट्ट एक महान लेखक थे बच्चों। बाणभट्ट किसके दरबार में रहते थे? हर्षवर्धन के दरबार में रहते थे। बाणभट्ट ने जो किताब लिखी थी हर्षचरित में, उसमें कहा गया है कि कालाशोक की हत्या महापद्यनंद के द्वारा की गई। अब देखिए, ये एकदम इतिहास में कभी कभी कुछ ऐसे तथ्य हमको दिखाई देते हैं जो असमंजस की स्थिति में ला देते हैं, द्वैध पैदा करते हैं। अब देखिए, अगर हम इस स्टेटमेंट को मान लें, यानी हमने कहा कि बाणभट्ट की एक किताब है, बाणभट्ट की एक रचना है हर्षचरित। बाणभट्ट की रचना है हर्षचरित। इसमें कहा गया है कि महापद्यनंद ने, इसमें कहा गया है कि महापद्यनंद ने कालाशोक की हत्या किया, कालाशोक की हत्या किया और एक नए वंश के नींव डाली। यानी इसका मतलब है कि कालाशोक की हत्या अगर महापद्यनंद ने किया तो चाहे जब ये किए होंगे, चाहे मान लीजिए अगर ये 344 में किए, तो इसका मतलब 344 में इनको दूसरे राजवंश की नींव डाल देना चाहिए था। लेकिन वहीं आगे कहा गया है कि कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। और इन 10 पुत्रों ने एक लंबे समय तक संयुक्त शासन किया, एक लंबे समय तक संयुक्त शासन किया। तो इसका एक परीक्षार्थी होने के कारण आप इसका क्या मीनिंग निकालोगे? आप इसका मीनिंग इस तरह से निकालेंगे, कहते हैं कि आपको यहां कहना पड़ेगा कि महापद्यनंद ने भले ही कालाशोक की हत्या किया हो, तो एक प्रशासनिक अधिकारी होने के कारण कालाशोक के व्यवहार से दुखी होकर उसने कालाशोक की हत्या किया, लेकिन लेकिन राजवंश के प्रति उसने अपनी निष्ठा को दिखाया। और कहा जाता है कालाशोक के पुत्रों के संयुक्त शासन में भी महापद्यनंद ने योगदान दिया। लेकिन जब उसने देखा कि ये एकदम अयोग्य शासक हैं, तब उसने जो है नंदिवर्धन जब शासक बना तो नंदिवर्धन के समय उसने सत्ता अपने हाथ में ले ली। यानी जब नंदिवर्धन शासक बना तो उसने सत्ता क्या किया? अपने हाथ में ले लिया। और नंदिवर्धन के बाद जिस राजवंश की नींव पड़ी वह वंश है नंद वंश। यानी शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन। और अगला जो वंश आया वह वंश है कौन? नंद वंश। ठीक है, तो अब आप उस राजवंश को पढ़ने चल रहे हैं जिसे आज आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है, चलिए, तो अब हम चर्चा करेंगे किस पर? नंदवंश पे। नंदवंश आपका यहां से आपके साम्राज्यवाद की शुरुआत होती है। ठीक है, तो अब हम नंदवंश की चर्चा करेंगे। चलिए, मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मगध में किन किन राजवंशों का क्रम है। ठीक है, देखिए, नंदवंश। नंदवंश, इसका संस्थापक कौन है? इसका संस्थापक है महापद्यनंद। महापद्यनंद। कहा जाता है कि ये भारतीय इतिहास में पहला शूद्र वंश है।
ये शूद्र राजा थे, लेकिन इतिहास में ये स्पष्ट नहीं है कि ये शूद्र किस तरह से थे, यानी वर्ण व्यवस्था के आधार पर ये बने हुए शूद्र थे या किसी माने नाजायज संतान होने की वजह से ये शूद्र कहे गए। इस बात को लेकर बड़ा भ्रम है और अलग अलग धार्मिक ग्रंथों ने इस बारे में अलग अलग बातें किया है। जैसे बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें तो बौद्ध ग्रंथ इनको क्या कहता है? बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महापद्यनंद क्या है? डाकुओं का राजा है। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार महापद्यनंद क्या है? डाकुओं का राजा है। महापद्यनंद डाकुओं का राजा है। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करेंगे माने जैन ग्रंथ की। तो जैन ग्रंथ में इन्हें गणिका से उत्पन्न बताया गया है। अब देखिए, जैन ग्रंथ ये कहता है, जैन ग्रंथ जैन ग्रंथ के अनुसार, जैन ग्रंथ के अनुसार ये गणिका से उत्पन्न है। गणिका से उत्पन्न है और गणिका से उत्पन्न यानी वेश्या से उत्पन्न संतान को नापित पुत्र कहा जाता है। गणिका से उत्पन्न संतान को नापित संतान कहा गया है। अब देखिए दूसरी बात, कहा जाता है एक विदेशी यात्री है इसी समय का, कर्टियस। एक विदेशी यात्री है कर्टियस। कर्टियस भी महापद्यनंद को नापित संतान कहता है। कर्टियस भी महापद्यनंद को नापित संतान कहता है। ठीक है, दो तथ्य निकल के आए। अब यहां देखिए, अब यहां डाउट उत्पन्न हो रहा है, आप मानो तो किसको मानोगे? इसीलिए एक विद्यार्थी होने के कारण आपको हर चीजों का उल्लेख करना पड़ जाता है कि फला ग्रंथ के अनुसार ये बात, फला ग्रंथ के अनुसार ये बात। ठीक है। अच्छा, अब हम बात करें तो आपके माने वैदिक ग्रंथों के अनुसार क्या सच है? तो वैदिक ग्रंथ यानी पुराण के अनुसार, वैदिक ग्रंथ यानी पुराण के अनुसार कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है कि इनके जो पिता थे, पिता क्षत्रिय हैं। पिता क्या थे? क्षत्रिय थे। और इनकी मां जो थी वो शूद्र थी। अब देखिए, अगर पिता क्षत्रिय है और मां शूद्र है, पिता क्षत्रिय और मां अगर शूद्र है, तो उत्पन्न जो संतान होगी वो क्या होगी? शूद्र होगी। उत्पन्न जो संतान होगी वो क्या होगी? शूद्र होगी। अब देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि नंदों को भी क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। नंदों को भी क्या कहा गया? शूद्र कहा गया। तो ओवरऑल हम ये माने इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि महापद्यनंद यानी नंद वंश जो है क्या थे? शूद्र थे। नंद वंश क्या थे? शूद्र थे। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, अगर हम ये मान लें कि नंद क्या थे? शूद्र थे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस धर्म को अपनाए होंगे, तो आप कंक्लूजन निकालिए कि किस धर्म को इन्होंने अपनाया होगा या किस धर्म को ये राजधर्म घोषित किए होंगे। तो सीधी सी बात है कि भाई वैदिक धर्म शूद्रों को महत्व देगा नहीं। अब जब यह शूद्र जो है वैदिक धर्म में अपना सम्मान नहीं पाएगा, वहां समानता का अधिकार नहीं पाएगा, तो ये ऐसे धर्म को अपनाएगा जहां पर इसको समानता का अधिकार क्या हो? प्राप्त हो। इसीलिए नंद वंश के लोग जो है जैन धर्मावलंबी माने गए। ये किस धर्म के अवलंबन को स्वीकार करते थे? जैन धर्मावलंबी। ये जैन धर्म को स्वीकार करते थे। ये किस धर्म को मानते थे? जैन धर्म को मानते थे। तो इतना क्लियर हो जाइए कि महापद्यनंद ने जिस राजवंश की सत्ता डाली, वह राजवंश जो है किस धर्म को स्वीकार करता है? जैन धर्म को स्वीकार करता है। कहा जाता है कि महापद्यनंद माने नंद वंश बहुत एक लंबा समय तक शासन नहीं किया है। यह सच है कि 344 से 324 तक ही इनकी सत्ता रही। 344 यानी 344 से
324 यहां तक इसकी सत्ता रही। बहुत कम समय तक शासन रहा नंदों का, लेकिन कहा जाता है कि नंदों ने जो आधार स्तंभ निर्मित किया राजनीति में, उस आधार स्तंभ को आने वाले समय में केवल कुछ राजवंश ही अचीव कर सके। बात समझ रहे हैं नहीं? तो जो साम्राज्यवादी विचारधारा भारत में उत्पन्न होती है, वह साम्राज्यवादी विचारधारा को जन्म देने वाला कौन सा वंश है? नंद वंश है। तो चलिए हम नंद वंश को देखेंगे कि नंद वंश ने क्या योगदान दिया और क्या क्या इन्होंने विस्तार नंदों ने किया है। लेकिन उससे पहले हम महापद्य नंद की उपाधियों के बारे में चर्चा करेंगे, इनके नामों के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये प्री की क्लास है तो इसमें कभी कभी इनकी उपाधियां पूछी जाती हैं। महापद्य नंद, देखिए महापद्य नंद की उपाधि, इसका सबसे फेमस नाम जो है वो दो नाम है। पहला द्वितीय परशुराम, द्वितीय परशुराम, और दूसरा एकराट। ये दो उपाधियां पहले समझ लीजिए। द्वितीय परशुराम महापद्य नंद को क्यों कहा गया? द्वितीय परशुराम महापद्य नंद को इसलिए कहा गया कि देखिए, अब मुझे एक कथानक बताना पड़ेगा आप लोगों को, चाह कर भी मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मुझे बताना पड़ेगा। हुआ ये था, कहा जाता है कि महापद्य नंद जब शासक बना तो वैदिक धर्म में अपने वर्णों के प्रति जो विभेद उसने देखा, उससे वो बड़ा क्रुद्ध था। कहा जाता है कि उसने जो है क्षत्रिय वंश के विनाश का निश्चय किया था कि हम क्षत्रियों का क्या करेंगे? नाश करेंगे। और आपको पता है कि जो परशुराम थे, परशुराम भी क्षत्रियों का ही क्या किए थे? नाश किए थे। 21 बार जो है परशुराम पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिए थे। तो कहा जाता है कि यह वचन जो है आपके महापद्य नंद ने भी लिया कि हम क्षत्रियों को क्या करेंगे? बख्शेंगे नहीं। और उन्होंने क्षत्रियों का विनाश करना उसने क्या किया? शुरू किया। और यह सच भी है कि कहा जाता है कि पांचाल, कौशेय, कुरु, मैथिली यानी मिथिला, मथुरा, कलिंग, है, अश्मक, जितने भी आपके उस समय के राजनीतिक क्षेत्र थे, चाहे वो गणतंत्र रहे हो, चाहे वो महाजनपद रहे हो, सभी को महानंद ने क्या किया? जीता। लेकिन ध्यान रखिएगा, कहा जाता है इसी समय वो गणराज्य भी थे। गौर करिए, बुद्ध के मरने के बाद 8 गणराज्यों में बुद्ध के अवशेष बांटे गए थे। उनमें एक मौर्य गणराज्य भी हुआ करता था, पिपलीवन के मौर्य गणराज्य। आपको याद हो, कहा जाता है कि पिपलीवन के मौर्य राजा की ये हत्या कर देता है कौन? महापद्य नंद। और इसलिए किया क्योंकि वो क्षत्रिय थे। लेकिन जब पिपलीवन के मौर्य की हत्या हो गई तो उनकी जो पत्नी थी मुरा, उनकी पत्नी का नाम क्या था? मुरा। कहा जाता है कि मुरा जो है अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए स्वयं को उसने दास बना लिया। उसने दास बनने के लिए क्या किया कि जंगलों में जाकर उसने मोर पालना शुरू किया। उस समय का दास वर्ग मोर पालता था। कहा जाता है कि जंगलों में जाकर मुरा जो है मोर पालने लगी बच्चों। और जब मुरा मोर पालने लगी तो कहा जाता है कि न महापद्य नंद ने ये जान नहीं पाया कि वो क्षत्रिय है, और इसलिए मुरा की जान क्या हुई? बच गई। ये वही मुरा है बच्चों जिस मुरा की संतान क्या होंगे? मौर्य होंगे, यानी चंद्रगुप्त मौर्य इसी मुरा की क्या था? संतान था, जो आने वाले मौर्य वंश का क्या होगा? संस्थापक होगा। एक अखंड भारत का निर्माण करेगा चंद्रगुप्त मौर्य। तो वो इसी मौर्य, इसी मुरा नामक कन्या की क्या था? संतान था। तो वहां पर चर्चा होगी। चलिए यहां पर आइए। तो इसीलिए महापद्य नंद को क्या कहते हैं? द्वितीय परशुराम कहते हैं। अब एकराट की बात हम करें। एकराट क्यों कहते हैं? एकराट इसलिए कहते हैं, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना दी गई है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पहली बार बच्चों चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना दी गई है। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट की संकल्पना है क्या? ठीक है, वहां ये है, वहां देखेंगे ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में पूर्व दिशा पर अधिकार करने वाले राजा को सम्राट कहा गया है। अगर आप पूर्व दिशा पर अधिकार करते हैं यानी पूरब के राजा को सम्राट, दक्षिण के राजा को भोज,
उत्तर दिशा पर अधिकार करने वाले राजा को विराट, और पश्चिम दिशा पर अधिकार करने वाले राजा को स्वराट। यानी कहीं न कहीं और चारों दिशाओं पर जो अधिकार करे उसे एकराट, या मध्य देश पर शासन करने वाले राजा को एकराट कहा गया है। यानी कहीं न कहीं इन उपाधियों के माध्यम से ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ में किसी भी राजा को अपने राज्य विस्तार के लिए क्या किया गया, प्रलोभन दिया गया है कि भाई आप अपना राज्य विस्तार करिए। अगर पश्चिम दिशा में राज्य विस्तार करोगे तो आप स्वराट की उपाधि पाओगे, दक्षिण में करोगे तो भोज की, पूरब करोगे सम्राट, उत्तर करोगे तो विराट की। और अगर चारों दिशाओं में अपनी सत्ता स्थापित करते हो तो आप एकराट कहे जाओगे। और अगर आप देखें तो नंद वंश में महापद्य नंद ने ऐसा किया। पूरब में बंगाल, पश्चिम में ब्यास नदी और दक्षिण में कलिंग और उत्तर में कश्मीर तक इसने अपनी सत्ता को क्या किया, स्थापित किया। बात समझ रहे हैं नहीं? तो ये एक माने ये उपाधि की अभी हम चर्चा कर रहे थे कि ये उपाधियों की मीनिंग आपको बता रहे थे। देखिए रटना बच्चों अलग चीज होती, समझना अलग चीज होती। जब आप किसी स्टोरी को, किसी चीज को कॉन्सेप्ट बेस पे आप समझते हैं तो वो चीज एक लंबे समय तक मेमोराइज रहते हैं। आप पढ़ाने की कंडीशन में आ जाओगे, बताने की कंडीशन में आ जाओगे। लेकिन अगर आप रट के सोचो कि हम याद कर लें तो बहुत कम समय तक वो आपके दिमाग में रहेगी, अन्यथा वो क्या हो जाएगी, गायब हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको महापद्य भी कहा गया है। अगली उपाधि महापद्य, नोट कर लीजिए ये सब। महापद्य क्यों कहते हैं इसको? महापद्य इसको इसलिए कहा गया क्योंकि इसके पास एक बड़ी सेना थी। और आप जानते हैं कि जब सिकंदर आक्रमण किया घनानंद के समय तो कहा जाता है कि सिकंदर मगध की सेना से क्या था, डर गया था। हालांकि डरा नहीं था, ये कथानक है। अगला है महापद्यपति, अगली उपाधि है महापद्यपति। महापद्यपति इसे क्यों कहा गया है? महापद्यपति इसे इसलिए कहा गया है कि इसके पास एक बड़ा राजकोष था, यानी इसकी अर्थव्यवस्था क्या थी, मजबूत थी। एक बड़े राजकोष का क्या था, मालिक था। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, महापद्यपति कहते हैं। इसे उग्रसेन भी कहा गया। वैसे उग्रसेन इसे यूनानी कहा करते थे। उग्रसेन का मतलब होता है जिसके पास एक भयानक सेना हो, जिसके पास एक भयानक सेना हो उसे उग्रसेन कहा जाता है। ठीक है, यूनानियों ने यह नाम दिया था उग्रसेन, इसी की उपाधि है। इसके बाद हम इसे एकराट कहते हैं, द्वितीय परशुराम कहते हैं। ये उपाधियां हमने अभी अभी आपको बताया है। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि महापद्यनंद ने मगध की सीमा को किस तरह से उसने विस्तारित किया, इसकी जानकारी हमें कैसे प्राप्त होती है। ठीक है, हमने नामों की चर्चा कर लिया। हाँ, कुछ और नाम इसके हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं, उनकी चर्चा हम आगे कर लेंगे। अभी एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, एक दो नाम और हैं स्पेशली। तो फैक्ट है बच्चों, कभी कभी मिस हो जाता है दिमाग से, तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि किस तरह इसने अपने राज्य का विस्तार किया। तो चलिए राज्य विस्तार हम देखते हैं। राज्य विस्तार, देखिए अब देखिए बच्चों ध्यान समझिएगा, यह है आपका मगध, किस तरह इसने साम्राज्य का विस्तार किया। अब देखिए हम प्रूफ के आधार पर बात करेंगे। एक अभिलेख है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। देखिए इस अभिलेख से यह पता चलता है कि महापद्यनंद ने कलिंग को जीता था। और कलिंग ये है, ये आपका क्या है, कलिंग है। ठीक है, कहते इस अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख
और ये अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं इस अभिलेख से जैन मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। जैन मूर्ति पूजा का प्रमाण मिलता है। कैसे? कहा गया, इसी अभिलेख में कहा गया है कि मगध नरेश ने कलिंग को जीतकर जिनसेन की मूर्ति यहां से ले गया। जिन की मूर्ति ले गया। जिन माने कौन? तीर्थंकर। जिन माने कौन? तीर्थंकर। माना जाता है कि यह तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे। अब देखिए सीधी सी बात बच्चों, जिन की मूर्ति कहा जा रहा है, जिन की मूर्ति यानी तीर्थंकर की मूर्ति। तो जैसे आपने मूर्ति कहा, इसका मतलब हो गया कि जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन हो गया था। और यह अभिलेख पहला ऐसा अभिलेख है जो हमें मूर्ति पूजा का प्रमाण देता है। मूर्ति पूजा का प्रमाण देने वाला ये पहला स्क्रिप्ट है, ये पहला अभिलेख है। ठीक, पहली बात। दूसरी चीज ये कहा जाता है, इसी अभिलेख में कहा गया है कि मगध नरेश ने कलिंग में नहरों का निर्माण कराया। कलिंग में नहरों का निर्माण कराया। अब देखिए इसका मतलब है कि मगध नरेश चाहे जो भी हो, वह अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा ही क्या है? चिंतित है। यानी वो इस बात को समझता है कि एक मजबूत राज्य का निर्माण एक मजबूत अर्थव्यवस्था पर ही हो सकता है, जो आने वाले समय में कौटिल्य ने किया चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। क्योंकि कौटिल्य भी इस बात को जानता था कि बिना मजबूत राजकोष के एक मजबूत अर्थव्यवस्था का निर्माण नहीं हो सकता है। इसीलिए महापद्यनंद के समय भी इस बात पर ध्यान दिया गया कि एक मजबूत राजकोष का होना बेहद क्या है? आवश्यक है। ठीक है, इसीलिए हमने देखिए उपाधियों में उसको बताया था कि एक मजबूत राजकोष का निर्माण महापद्यनंद ने किया। तो वह चीज दिखता है इसके नजरिए में, इसके राजनीतिक विकास में दिख रहा है कि यह कलिंग को जीता तो जरूर, लेकिन कलिंग में आर्थिक समृद्धि लाने का प्रयास इसने किया। और ये नहर निर्माण से क्या होता पता चलता है, पहली बात। और दूसरी चीज, कहीं न कहीं मगध की जो सीमा है अब वो कहां तक आ चुकी है? दक्षिण तक आ चुकी है। चलिए आगे चलिए। इसके बाद मगध की सीमा इधर पश्चिम बंगाल तक थी, यानी बंगाल तक। और ये आपको पता है क्योंकि हर्यक वंश के समय ही अंग को जीतकर मगध में शामिल कर लिया गया था। तो इधर मगध को जीतने की कोई जरूरत नहीं थी। हाँ, बिहार का जो क्षेत्र है, जो बिहार का क्षेत्र है, यहां पर एक महाजनपद है मिथिला महाजनपद। मिथिला जो बिहार की तराई क्षेत्र में है, तो मिथिला महाजनपद को, मिथिला को जीत लिया कौन? मगध ने, यानी महापद्यनंद ने मिथिला को क्या किया? जीता। इसके बाद कहा जाता है कि महापद्यनंद ये पंचाल क्षेत्र आप जानते हैं कहां पर है? आपका जो पांचाल महाजनपद है वो वर्तमान का जो बरेली बदायूं का जो क्षेत्र है रुहेलखंड वाला, वो पंचाल क्षेत्र को भी इसने क्या किया? जीता। और जब आप पांचाल को जीत लिए, पांचाल को जीतने के बाद महापद्यनंद जो है कुरु महाजनपद को जीता। और जैसे ही आपने कुरु को जीता, आपके राज्य की सीमा ब्यास नदी तक आ गई। अब ब्यास नदी तक जब आपके राज्य की सीमा आ गई, तो इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है? इसकी जानकारी हमें सिकंदर के आक्रमण से मिलती है। क्योंकि सिकंदर के आक्रमण के समय कहा गया है कि मगध की सीमा ब्यास नदी तक फैली थी, और इसी ब्यास नदी से सिकंदर की सेना लौट कर गई थी। और ब्यास के आगे का जो क्षेत्र है वो किसका था? मगध वासियों का था, जिसके विषय में कहा गया कि मगध की सेना बहुत मजबूत थी, जिसको देखकर सिकंदर की सेना वापस हो गई ब्यास नदी से। तो इसका मतलब है कि इनका जो विस्तार है उत्तर में वो ब्यास नदी तक दिखाई देता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं उत्तर और दक्षिण को इसने जीता, पूरब को न जीतने के बावजूद भी इसके अधीन रहा ये पूरब। ठीक, और इसका कहते मथुरा, जो मथुरा जनपद था उसको भी मगध महाजनपद ने ही शामिल किया। ये क्षेत्र आपका पहले से ही शामिल हो चुका था। शिशुनाग वंश के समय ही अवंती महाजनपद जो है, शिशुनाग वंश के समय अवंती महाजनपद, ये वाला क्षेत्र ये पहले से ही मगध के अधीन हो चुका था। यानी अब आप अगर देखें तो ये पूरा क्षेत्र, यानी ये ब्यास नदी से लेकर ये क्षेत्र ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है ये किसके अधीन आ गया? नंदों के अधीन आ गया। इसीलिए बच्चों जब आप पढ़ते हैं मौर्य वंश, तो मौर्य वंश में आप ये जानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है
कर्नाटक में श्रवण बेलगोला नामक पहाड़ी पर आकर अपने प्राण को त्यागा था सल्लेखना व्रत के माध्यम से। लेकिन कहीं आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इस क्षेत्र को जीता था। जीतने का कहीं हमें प्रमाण दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि जिस वंश को हराकर मौर्यों ने अपनी सत्ता को स्थापित किया, उस वंश ने इस क्षेत्र को जीता होगा। तो मौर्यों ने हराया किसको? नंदों को। इसका मतलब है कि दक्षिण में सीमा का विस्तार किसके द्वारा किया गया था? नंदों के द्वारा किया गया था। तो वो शासक कौन है? महापद्य नंद है। आप समझ गए नहीं? कहा जाता है, एक उल्लेख मिलता है जिसमें कहा गया है कि गोदावरी नदी के तट पर, ये गोदावरी आपकी महाराष्ट्र से बहती है, गोदावरी नदी के तट पर इसने एक नांदेर नगर बसाया था। ये वही नांदेर नगर है बच्चों, जिस नांदेर नगर में आधुनिक भारत में आपके 10 सिख में जो अंतिम सिख थे, जिनका नाम था गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह इसी नांदेड़ शहर में धनुष चढ़ाते हुए, धनुष की तमंचा चढ़ाते हुए क्या हो गई थी? उनको चोट लगी, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये महापद्यनंद जो है कहीं न कहीं अपने राज्य का विस्तार इसने किया, जिसकी वजह से इसे एकराट की उपाधि धारण की। कहा जाता है महापद्यनंद का एक मंत्री था जिसका नाम है कल्पक। ये कल्पक बहुत ही जानकार मंत्री था और बेहद साम्राज्यवादी विचारधारा का मंत्री था। ये हमेशा जो है राजनैतिक विषयों में सलाह दिया करता था। किसको? महापद्यनंद को। इसकी भूमिका उसी तरह की थी जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के समय किसकी थी? आपके किसकी थी? हाँ, कौटिल्य की, चाणक्य की। ठीक है, तो ये वो क्षेत्र है। देखिए, इसमें जो मालवा का क्षेत्र है, इसको शिशुनाग वंश ने पहले से जीता था। इसके दक्षिण में एक क्षेत्र है देखिए, है, ये जानते रहिए। है प्रांत की राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। ये वही माहिष्मती है। माहिष्मती याद करिए, देवसेना, बाहुबली माहिष्मती की राजकुमारी थी देवसेना। कहते बच्चों, पहले जब अवंती महाजनपद यहां था तो अवंती महाजनपद को वेत्रावती नदी 2 भागों में बांटती थी। तो दक्षिणी अवंती की राजधानी हुआ करती थी माहिष्मती। बाद में वही दक्षिणी अवंती है के नाम से जानी जाने लगी। इसकी राजधानी थी माहिष्मती। इसको भी महापद्यनंद ने क्या किया था? जीत लिया था। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि लगभग 70% भारत का जो भूभाग है वह किसके अधीन था? महापद्यनंद के अधीन था। लेकिन ये गुजरात का क्षेत्र, ये उत्तर पश्चिम का क्षेत्र, ये अभी भी पूरी तरह क्या था? स्वतंत्र था। यहाँ छोटे छोटे गणतंत्र और राज्य हुआ करते थे। ठीक है, अब देखिए, कहा जाता है कि इनके पुत्र का नाम क्या था? घनानंद को नंद वंश का अंतिम शासक बताया जाता है। महाबोधिवंश नामक ग्रंथ में इनके 10 पुत्रों का उल्लेख किया गया है। महाबोधिवंश नामक ग्रंथ में इनके 10 पुत्रों का उल्लेख आता है। अब यहां पर हम नाम उनका नहीं लिखेंगे। महाबोधिवंश नामक ग्रंथ में इनके 10 पुत्रों का उल्लेख है। 10 पुत्रों का उल्लेख है। ठीक है, जिनमें इनका अंतिम पुत्र कौन है? घनानंद। जिनमें अंतिम पुत्र कौन था? घनानंद था। ठीक है, और घनानंद ही नंद वंश का क्या है? अंतिम शासक है। जो 10 पुत्र हैं उनके नाम की चर्चा मैं एक बार कर दे रहा हूं। कहा जाता है इनका जो 10 पुत्र हैं उनमें क्रमशः उग्रसेन है, पांडुक है, पांडुगति है, भूपताल है और सकटाल है और गोविषाण, इनको गोविशांग भी कहते हैं, कैवर्त है और आपके घनानंद है, और सॉरी एक और है दास सिद्धक। ठीक, तो कितने हो गए? चलो जो भी है आप किताबों में देखिएगा, इनका नाम मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो फिर कमेंट करिएगा तो हम लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए, कहते हैं इसमें जो सबसे अंतिम शासक है घनानंद, इसको अग्रमीज कहा गया है। इसको हम क्या कहते हैं? अग्रमीज। ये बेहद घमंडी था, और घमंडी इसलिए था क्योंकि कहा जाता है कि जब किसी भी व्यक्ति को बिना कर्म के कोई फल मिल जाए तो ईगो तो आना लाजमी हो जाता है, और वही हुआ घनानंद के साथ। एक बृहद साम्राज्य को यह अपने पिता से कहीं न कहीं उपहार स्वरूप क्या किया? अर्जित किया। और इसके घमंड की चर्चा हम मौर्य वंश में करेंगे। जो अगला वंश आपका स्टार्ट हो रहा है वो बेहद इंपॉर्टेंट वंश है, राजवंश बच्चों आपके इतिहास के लिए, मौर्य वंश। और वह क्लास मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से कोई उस क्लास को मिस नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि मौर्य वंश आपके पॉलिटिकल हिस्ट्री का एकदम कोर है। माने आप कह सकते हैं कि राजनीति का जन्म वहीं से होता है। तो उस क्लास को आप
एकदम मिस मत करिएगा, और बहुत ही बेहतरीन क्लास रहेगी वो। तो कहा जाता है कि घनानंद की अगर हम बात करें तो घनानंद जो है इसका अग्रमीज नाम है, इसे अग्रसैन्य भी कहा गया है। देखिए इसका एक नाम अग्रसैन्य भी है। इसका जो मंत्री था, इसका मंत्री है शकटाल। इसका मंत्री कौन था? शकटाल। शकटाल इसका क्या था? मंत्री था। इनकी चर्चा भी हम चंद्रगुप्त मौर्य के समय करेंगे। ठीक, इनका सेनापति था भद्रशाल, सेनापति भद्रशाल। तो यहां पर हम इनकी चर्चा बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य अभी पढ़ाएंगे तो वहां पर डिटेल चर्चा हम घनानंद की करेंगे। ठीक है, अभी केवल इनके पदों को जान लीजिए बच्चों। भद्रशाल इनके क्या हैं? सेनापति हैं। ठीक है, घनानंद की अगर हम बात करें तो घनानंद का कोई राजनीतिक उपयोग या राजनीतिक उपलब्धि दिखाई नहीं देती है, लेकिन अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो ओवरऑल नंद वंश की है। अगर हम बात करें कि नंद वंश की क्या उपलब्धि रही, नंद वंश ने भारतीय इतिहास को क्या दिया, तो उसके संदर्भ में आप कह सकते हैं कि नंद वंश ऐसा पहला राजवंश था जिसे हम साम्राज्य निर्माता कह सकते हैं। नंद वंश प्रथम साम्राज्य निर्माता वंश, प्रथम साम्राज्य निर्माण करने वाला वंश, प्रथम साम्राज्य निर्माण करने वाला वंश। और इसका यह योगदान ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि एक निम्न कुल से संबंध रखने वाला व्यक्ति एक इतने मजबूत राजवंश को जन्म दिया जो अपने आप में एक अनुकरणीय है, एक उदाहरण है कि योग्यता का कोई अपना पैरामीटर होता है। यहां पर नंदों ने अपनी योग्यता को क्या किया? सिद्ध किया, और इन्होंने राजनीति के लिए एक कहीं न कहीं आने वाले भविष्य में राजाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और आप देखेंगे भारतीय इतिहास में राजनीति सिर्फ क्षत्रियों के हाथ में नहीं रहेगी, राजनीति ब्राह्मणों के हाथ में भी जाएगी, शूद्रों के हाथ में भी जाएगी, तो वैश्यों के हाथ में भी जाएगी। अगला जो वंश आ रहा है वो किसका है? वैश्यों का है। कहा जाता है कि ये ब्राह्मण वर्ग के इतने विरोधी थे कि ये राज्याभिषेक नहीं करते थे अपना। राज्याभिषेक चूंकि वैदिक धर्म का अंग है तो ये राज्याभिषेक नहीं करते थे, राज्याभिषेक ये अपना नहीं करते थे, यानी नंदों ने अपना राज्याभिषेक नहीं किया था। और सुनिए, इनके समय का जो पद होता था वह वंशानुगत था। पद क्या था? पद वंशानुगत था। ऐसा क्यों? पद इन्होंने वंशानुगत इसलिए किया क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी ये विचारधारा रही होगी कि अपने कुल, अपने वर्ण के लोगों को इन्होंने पद का वितरण किया होगा, और अगर उनके पद को वंशानुगत कर दिया जाए तो आने वाली कई पीढ़ियां क्या हो जाएंगी? सुरक्षित हो जाएंगी। ठीक है, और अगर योग्यता पदों का मानक हो जाएगा तो इससे पद क्या हो जाएगा? स्थानांतरित हो जाएगा। अगला योग्य व्यक्ति उस पद को क्या कर लेगा? धारण कर लेगा। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी जो बात रही नंदवंश की, कहा जाता है कि नंदवंश एक इस बात के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि नंदवंश विद्वानों का गढ़ हुआ करता था। बहुत सारे विद्वान नंदवंश से जुड़े हुए थे, जैसे महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, महान व्याकरणाचार्य पाणिनि, महान व्याकरणाचार्य कात्यायन, उपवर्ष, वररुचि, ये नंदवंश के समकालीन हैं। पाणिनि महापद्यनंद के मित्र थे और पाणिनि महापद्यनंद के दरबार में ही रहा करते थे। इतना प्रकांड व्याकरण का विद्वान इस नंदवंश में क्या था? उपस्थित था। कहा जाता है कि इसी राजवंश के विद्वानों की चर्चा हम कर लें, इनका नाम जरूर जानते रहिए आप, यानी कौन कौन से विद्वान जो है इस समय रहे। तो पाणिनि, पाणिनि ये महापद्यनंद के दरबार में थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कात्यायन, कात्यायन, वर्ष ये एक विद्वान थे, उपवर्ष भी एक दूसरे विद्वान थे, ये भी यहीं पर रहा करते थे। तो ये वो विद्वान हैं जो आपके जो है किसके समकालीन है? माने महापद्यनंद के समकालीन है। और एक है वररुचि, वररुचि है, वरुरुचि,
देखिए वर्वृष भी बहुत महान नाटककार है, पाणिनि व्याकरणाचार्य, कात्यायन भी व्याकरणाचार्य, वर्ष और उपवर्ष ये भी महान विद्वान हैं। इनके योगदान को आप कभी नहीं भूल सकते, यहाँ से प्रश्न बहुत आता है। तो ये एक बड़ा अहम योगदान रहा नंदों का, उन्होंने विद्वानों को संरक्षण दिया। ठीक, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं इस तरह से उनकी रुचि रही होगी। ठीक है, और दूसरी बात कहा जाता है कि गणित और विज्ञान का विकास भी यहां से शुरू होता है, क्योंकि वाट माप का मानकीकरण इसी समय किया गया। तो यह भी एक अच्छा योगदान माना जाता है नंदों का। इसी समय आहत मुद्रा पर हम एक अलग आपका वीडियो बनाएंगे। आहत मुद्रा का मानकीकरण भी किया गया नंदों के समय। तो मुद्रा का मानकीकरण हो रहा क्यों? क्योंकि बिना मुद्रा के अर्थव्यवस्था संचालित नहीं होती, और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के आधार के बिना एक मजबूत राजवंश नहीं हो सकता। इसलिए सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। तो मजबूत मुद्रा व्यवस्था मजबूत अर्थव्यवस्था को इंगित करती है, और मजबूत अर्थव्यवस्था मजबूत राजवंश को इंगित करती है। और इसी बात को देखिए, जब आप पढ़ते हैं माने राजवंशों का पतन, तो वहां हम आपको बताएंगे कि मुद्रा के आधार पर भी राजवंशों के पतन और मजबूती को आंका जाता है। तो यहां पर यह चीज आप देख सकते हैं, बाटमाप का मानकीकरण देख सकते हैं। नंद वंश अभी पूरी तरह से फाइनली फिनिश नहीं हुआ है, लेकिन मौर्य वंश जो अगली क्लास होगी उससे जोड़कर जब हम पढ़ेंगे तो वहां पढ़ने का मजा बच्चों कुछ और आएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आई होगी क्लास, और जो न समझ में आई हो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आप कम से कम हमारी उपलब्धि, हमारी कमी और कैसी क्लास लगती है उसके बारे में जाके कमेंट जरूर करना चाहिए। आपकी कुछ इच्छाएं हो तो वहां पर जाके आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी कमेंट को जरूर देखता हूं। हाँ, आंसर अभी नहीं करता हूं बच्चों, आंसर मौका आने पर या अवसर आने पर करेंगे, या संस्था करेगी। आपके प्रश्नों का जवाब अनअकैडमी की तरफ से आपको दिया जाएगा। ठीक है, और आगे आने वाली क्लासों के बारे में हम अनाउंसमेंट जल्द करेंगे। ठीक है, क्योंकि प्लस पे भी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। ठीक, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ